नमस्कार। सिटी चैनल में आपका स्वागत है। बात विधानसभा 2000 चुनाव 24 चुनाव चल रहा है। चुनाव को मात्र 8 दिन आज से बाकी रह गए और प्रचार के लिए तो 7 ही दिन बाकी रह गए और प्रचार सबका जोरों पर है। हर व्यक्ति यह कोशिश कर रहा है कि चुनकर वह आएगा, लेकिन चुनकर तो एक ही आएगा। अब ऐसे में हर नेता क्या प्रयास करते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि महायुतियों और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार, साथ में अन्य पार्टियां भी यहाँ पे अपना किस्मत आजमा रही है। मनसे ने पहली बार अमरावती से अपना एक उम्मीदवार उतारा है। हमारे साथ में आज मनसे के यहाँ स्थानिक लीडर विजय राउत है। उनसे जानते हैं कि मनसे अचानक से राजनीति में वापस क्यों एंट्री ले रही है और क्या उद्देश्य है और क्या थॉट्स लेकर आ रही है, क्या नया संदेश यहाँ पे जनता को देना चाहते हैं, क्या यहाँ पे उम्मीदवार उनका जीत की राह पे है या सिर्फ पैर जमाना चाहता है। महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे विजय जी राउत। नमस्कार विजय जी, नमस्कार। नमस्कार। इस बार मनसे ने पूरे महाराष्ट्र सहित अमरावती में भी उम्मीदवार उतारा है। पप्पू मंगेश पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह आपका इंजन है। क्या लगता है अमरावती की राजनीति में मनसे की भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी महायुति की बात होती है, मनसे कभी पहले शिवसेना के साथ हुआ करते थे, बाद में फिर अलग हुए, अभी फिर वापस पिछले बार बीजेपी के साथ में थे, उससे पहले बीजेपी के खिलाफ में थे। तो ये बदलती राजनीति में आप खुद का स्टैंड लिया, किस विचारधारा के साथ किसके साथ जाना चाहते हैं? सबसे पहली बात मैं एक बोलूं जी कि मनसे शिवसेना के साथ में कभी नहीं थी। मनसे एक अलग पक्ष स्थापन किया राज ठाकरे ने, क्योंकि राज ठाकरे जी शिवसेना में थे, शिवसेना के लीडर थे जी। और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में जो शिवसेना का जो स्तर है आज जी वो बिकॉज ऑफ राज ठाकरे है। जी ये तो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि बाला साहब के बाद में अगर कोई लीडर था शिवसेना को ऊपर लाने वाला तो वो थे राज जी। उन्होंने शिवसेना को ऊपर लाया, ऊपर लाने की कोशिश नहीं की तो खुद मैं तो उनका दोस्त भी हूं, जी। तो मुझे पता है कि वो कैसे घूमते थे पूरे महाराष्ट्र में, कैसे उन्होंने संगठन बनाया। हर जगह पे उनके लोग हैं। आपने पूछा कि पप्पू पाटिल जी को यहाँ पे खड़ा किया गया। जी। मनसे की अमरावती में सीधी सीधी, क्योंकि मैं मनसे की बात कर रहा हूँ। कैसी पप्पू पाटिल नाम से बात ऐसी है कि राज ठाकरे जी अमरावती में आज से नहीं आते। अमरावती में राज ठाकरे जी आते हैं 87 से। कोई जानता भी नहीं था तब से राज ठाकरे जी यहाँ पे आते हैं। मेरे ख्याल से राज ठाकरे अमरावती से ज्यादा लगाव उनका, ऐसा बोला लगाव है। और इस लगाव के कारण यहाँ पे हमने विद्यापीठ इलेक्शन लड़े जी। विद्यापीठ पे 2 बार हमने अपना झंडा लहराया मनसे का नहीं, शिवसेना का। अच्छा। और तब से उनको लगाव है अमरावती का। राजकारण मेरे ख्याल से उन्होंने जो शुरू किया, उनकी जो शुरुआत थी, तो शुरुआत में जो एक शहर था वो था अमरावती, जो बहुत प्यार करते थे। तो प्यार तो पहले से था, उनको लड़ना भी था। मनसे कोई आज से नई कोई पार्टी है ही नहीं। जब से उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की, वो स्थापना इस बेस पे की कि मैं किसी को भी नहीं लाऊंगा अपने पक्ष में। मतलब जो इस्टेब्लिश जो लोग हैं, जो शिवसेना के हैं, जो और कोई पक्ष के, उन्होंने बोल दिया था उनको कि मैं नई लीडर मैं तैयार करूंगा और नई लीडर तैयार करूंगा। तो उस माध्यम से उन्होंने उनकी कोशिश जारी थी। तो कोई नया पक्ष तो है ही नहीं। उनकी विचारधारा को अगर लोग समझे या ना समझे, उनकी विचारधारा को नहीं समझे करके उनके लोग नहीं आए, ऐसा मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। अगर वो विचारधारा को अगर वो लोग समझते, तो हिंदुत्व की विचारधारा की बात कर रहे हैं। उनकी जो पर्सनल विचारधारा जो है, हिंदुत्व तो है ही है, सबसे अलग हटके थे। लेकिन हिंदुत्व कैसा है उनका हिंदुत्व ये नहीं है कि दूसरों से नफरत करो। उनका हिंदुत्व आज भी यही है कि मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है, लेकिन कोई अगर दूसरे धर्म का है तो मैं नफरत नहीं करूं। अभी यहाँ अमरावती में तो कहा उनसे कि मैं यदि हमारी सत्ता, उन्होंने ये नहीं कहा सत्ता में हम आए तो भोंगे बंद कर देंगे। हाँ, तो भोंगे बंद कर देंगे वो इसलिए बोला, वो नफरत के लिए नहीं बोला। भोंगे से जो प्रॉब्लम्स होता है
इसलिए बोला कि ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जानबूझ के जो किया जाता है, जानबूझ के जो अजान दी जाती है, जानबूझ के जो लोगों की नींद खराब हो जाती है, कई सालों से परंपरा चल रही है। परंपरा चल रही है, लेकिन वो परंपरा कायम रखना जरूरी है क्या? आज तो हम सेकुलर बोलते हैं, जबकि जब जब धर्म की बात आती है तो मुस्लिम बोलते हैं कि नहीं, हमको हमारा करने दो। जब हिंदू ऐसा करने लगते हैं तब आप बोलते हैं कि ये बराबर नहीं है। तो ये गलत है। वो समानता होनी चाहिए, वो समानता होनी अधिकार चाहिए, सबको होना चाहिए, सबको अधिकार बंदिश होना सबको नहीं चाहिए। चाहिए। हाँ, उनके दोस्त भी है मुस्लिम, कई मुस्लिम दोस्त है, हमको चाहने वाले भी मुस्लिम आपको ये नहीं कई लगता दोस्त। धर्म से ऊपर कानून और राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन नहीं रहता? नहीं, धर्म के ऊपर कानून कभी नहीं होना चाहिए। जी। मैं नहीं मानता हूँ इस बात को कि धर्म के ऊपर कोई कानून होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में नहीं, मैं पूछने का मतलब धर्म के ऊपर कानून नहीं, मतलब कानून से ऊपर भी कुछ होता है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, कानून से ऊपर कोई धर्म भी आखिर कानून के हिसाब से कानून चलेगा के ना। ऊपर कोई कुछ नहीं होता। वही पूछ रहा हूँ। हमारी जो राज्य घटना है, जी। वो राज्य घटना सबसे इंपॉर्टेंट है, वही हमारा धर्म है। तो उस धर्म को मानना चाहिए, राष्ट्र धर्म को मानना चाहिए, जिसको हम राष्ट्र धर्म बोलते हैं। उसके ऊपर कोई धर्म नहीं है। लेकिन जब तुम बोलते हो कि नहीं नहीं, ये राष्ट्र धर्म के ऊपर भी हमारा एक धर्म है, तब राज ठाकरे बोलते कि नहीं, अब ये बंद होना चाहिए। वो ये नहीं बोलते कि इनको मारो, इनको काटो। उनके कोई काटने की, अभी जो जो योगी नफरत की राजनीति नहीं है, बोलने का मतलब अभी जो योगी जी ने जो बताया ना, वो नफरत की राजनीति है। वो कटेंगे उन्होंने तो बटेंगे वाला डायलॉग वो उन्होंने कभी नहीं पूरे देश में भी चल रहा है, कटेंगे तो बटेंगे, वो कटेंगे उन्होंने तो कभी बटेंगे। नहीं कहा। राज ठाकरे जी ने ये कभी नहीं कहा। राज ठाकरे जी ने जब भी प्रॉब्लम्स आया, जब भी उत्तर प्रदेशी लोग यहाँ पे आते थे और वो उन लोगों ने हमारी नौकरियां छीनने की कोशिश की, तो उन्होंने आवाज उठाया। उसमें क्या बुरा किया? मराठी आदमी के लिए, मराठी आदमी के लिए नहीं, मराठी आदमी के लिए नहीं, महाराष्ट्रियन आदमी के लिए, जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ, जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ। उसमें सब जाती है। फिर जो भी महाराष्ट्र में पैदा हुआ महाराष्ट्रियन, सिर्फ मराठी नहीं है। मराठी इसलिए बोलते हैं क्योंकि महाराष्ट्र मराठाओं का है, मराठी लोगों का है करके मराठी। लेकिन यहाँ पे जो रहते हैं सब लोग, वो भी तो मराठी है। जो बाय बर्थ यहाँ से वो मराठी हो गए। बाय बर्थ यहाँ पे है तो मराठी है। मराठा का मीनिंग बहुत बड़ा मीनिंग है उनके नजर से, और वही हम फॉलो करते हैं। अमरावती में भी आपने पप्पू पाटिल को यहाँ पे पप्पू पाटिल के रूप में उम्मीदवार, आपकी निश्चित रूप से जो कंपटीशन है वो धुरंधरों के साथ है। 3 मुख्य उम्मीदवार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तीन में से 2 माजी मंत्री रह चुके हैं, सबके 2-2 टर्म यहाँ पे विधानसभा के। ऐसे दिग्गजों के बीच में आपका पप्पू पाटिल कहाँ तक टिक पाएगा? यही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हम क्यों चाहते हैं, हम जो जनता है, मैं अपने आप को जनता का एक पार्ट समझता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि बार बार वही लोगों को हम चुन के दे रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा। मैं अमरावती का नागरिक हूँ, मैं देखता हूँ कितने सालों से यहाँ पे मेरे घर के सामने अगर देखेंगे, कचरे का इतना बड़ा ढीक पड़ा हुआ है। 50 बार अगर कंप्लेंट करेंगे तो भी कोई उठाने नहीं आता। और जब हम पूछने जाएंगे तो उनके ही लोग सत्ता में हैं, उनके ही लोगों को काम दिया हुआ है। वो कचरा नहीं, जो लोग अपने सिटी का कचरा नहीं उठा सकते, और आप बोल रहे हैं कि वो धुरंधर है और उनको चुन के देना चाहिए। अगर लोग देते हैं चुन के, तो मेरे ख्याल से अभी तक लोग सुधरे नहीं है। फिर उनको अपने आप का पता नहीं है कि उनका महत्व क्या है। इस देश का नागरिक होने के नाते, इस राष्ट्र मतलब ये महाराष्ट्र का नागरिक होने के नाते, हमको महाराष्ट्र को सुधारना चाहिए, इतना तो पता चाहिए। क्या लगता है आपको, जनता कभी इस चीज को माइंड करती है कि मैं किसको चुन कर दे रही, इससे क्या फर्क पड़ेगा? माइंड करना चाहिए, करती है कहीं? मुझे थोड़ा सा डाउट है इस बारे में कि नहीं करना चाहिए। जनता को लगता होगा हमने किसको चुना है। अभी क्या चर्चा चल रही है मालूम? कौन यूपी में बैठेगा, कौन इधर बैठेगा, कौन पिछली बार कमल से खड़ा था, कौन इससे खड़ा था, ये उससे खड़ा था, ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा। किसी को कि भाई मेरा रोजगार नहीं मिल रहा, मेरे लिए कौन बात करेंगे, इसकी कोई बात नहीं। जनता भी बात नहीं करती, कोई नहीं बात कर रही। सिर्फ बाहर जाओ, जैसे आपने कचरे का बताया, कितने लोग आवाज उठाते कचरे के लिए? कोई नहीं उठाता। हम हमारा चैनल है, हम जाते हैं कई जगह, वहाँ के नागरिकों को बोलते कि भाई आप थोड़ी सी बाइट दो, नहीं बोले जान दो ना, आप देख लो ना, बोले आपका काम है नहीं। काम यानी कैसा होता है, जिम्मेदारी भी बहुत बार मीडिया पे डाली जाती है। जैसे आप भी कई बार कहते हैं अरे आपको वो नहीं दिखता कि आप ऐसा नहीं दिखते, वैसे नहीं दिखते। आम नागरिक जब तक एक जिम्मेदार होकर बाहर नहीं आता, जब तक उसको नहीं समझेगा कि मैं एक ही व्यक्ति को 4 बार चुन के दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया।
ये जब तक ये तो फिर अच्छा जो चुन के देते उसके लोग फॉलोअर्स बनते चल जाते, लाभार्थी उसके रहते, लाभार्थी जमा करते चल जाते, एक लाभार्थी 10 लोगों को पता करता, तो चुन के तो फिर ये लोग आते ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ। पिछली बार मैंने वो अपना शेगांव नाका पे एक सवाल उठाया था, आपने ही उसको उस सवाल को बड़ा बड़ा किया। मैंने बोला था कि ये जो स्कल्पचर है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, वो बड़ा बेडअप स्कल्पचर है, ये नहीं होना चाहिए। आपने उसके ऊपर उठाया। फिर मुझे आयुक्त कार्यालय से फोन भी आया उसके बारे में, तो मैंने उनको बताया कि आपकी गलती है या नहीं। बोले हाँ गलती है। नहीं, मीडिया का फर्क पड़ता है, मीडिया का फर्क पड़ता है। मैंने अच्छी चीज इसलिए हमको भी लगा कि ये मामला उठना चाहिए, ये उठना चाहिए। एक नागरिक के नाते मैंने वो मामला उठाया था। उसके ऊपर कार्रवाई कितनी हो गई मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे हर चौक में अगर इस टाइप के बेडअप स्कल्पचर है बने हुए हैं, ये जिम्मेदारी किसकी थी? हम उसके लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये पैसा भी जनता का है। और मेरे ख्याल से यहाँ के आमदार जो है, यहाँ के खासदार है, उनको ये समझ चाहिए कि मेरा शहर कैसा होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बताते कि मैंने बहुत लोगों से सुना मैंने कि अरे यार इनको चुन के देना चाहिए क्योंकि मेरे घर के सामने की सड़क बनाई, ये बनाया उन्होंने। 6,000 करोड़, किसी ने 6,000 करोड़ निधि लाया, किसी ने 2,000 करोड़ निधि लाया, किसी ने 1,000 करोड़ निधि लाया, किसी ने 500 करोड़ निधि लाया। अरे निधि लाया ये बात ठीक है, उसका उपयोग कैसा किया एक बात। निधि लाया तो निधि को इनका घर का नहीं है, निधि तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का निधि, गवर्नमेंट के पास से भी निधि लाना हर आमदार काम नहीं रहता, तो जिसका पावर रहता है वो लेके आ रहा है, बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अगर किसी दूसरे पक्ष में चला जाऊं, मैंने निधि लाया, मैं 2,000 करोड़ निधि लाया कल, और मैं दूसरे पक्ष में चला गया, लोगों ने ये सहन नहीं करना, लोगों ने ये नहीं बोलना चाहिए अरे क्या होता है, वो निधि तो ला रहा है ना, वो काम तो कर रहा है ना। अरे कोई जमीर तो होता है ना, जिस पक्ष तो ये बोल रहे हैं ना, जो पक्ष के साथ में तुम खड़े रहो रहे, क्या बोलते लोग कि मुझे पक्ष इसलिए बदलना पड़ेगा कि मुझे जो सत्ता में आएगी तो सत्ता के साथ में मुझे रहना, सत्ता के साथ में रहूंगा तो आपका भी भला होगा, नहीं तो भला ही नहीं होगा। तो विपक्ष के साथ में कौन रहना चाहता है? इसका मतलब क्या है कि विपक्ष के साथ में रहना नहीं चाहते, विपक्ष में रह के आवाज उठाना नहीं चाहते, सत्ता में रह के तुम सत्ता का मलिदा खाना चाहते हो। यही उसका मीनिंग हुआ कि नहीं हुआ? बाकी उसका मीनिंग क्या हुआ? किस चीज के लिए? मतलब आप कितने लोग, आप मेरे को बताओ, कितने लोग इथिक्स को लेके और सेवा के लिए आपके भी मन से कितने इथिक्स और कितने सेवा के लिए खड़े रहेंगे? क्या लगता है आपको? आपका यहाँ से उम्मीदवार चुन के गया तो अब वो अलग धारा अपनी बना लेगा? नहीं, एक बात बोलूं, राज ठाकरे जी इतने सालों से राजकारण में मैं उनको बहुत नजदीक से देखता हूं। उन्होंने कभी इथिक्स के बाहर अपनी बात नहीं की। अब मुझे एक बात बोलो, लोग बोलते हैं कि राज ठाकरे जी ने ये भूमिका बदली, वो भूमिका बदली, बराबर है, बार बार वो भूमिका बदलते हैं। शरद पवार जी नहीं बदलते। मैं तो ये बात छोड़ दो, मैं एक उदाहरण देता हूं तुमको। तुम्हारे घर में तुमने एक नौकर लाया, बराबर है, नौकर बड़ा प्यारा है, बड़ा हैंडसम दिखता है, आपने रखा उसको, उस नौकर को, और उसके बाद फिर उसका वो सब कुछ पुलिस स्टेशन में देना पड़ता है कि मैं इसको नौकरी देना, वेरिफिकेशन के लिए। 6 महीने के बाद में उसने तुम्हारे घर को चोरी की, तुम पुलिस स्टेशन में गए कि इसने, मेरे नौकर ने चोरी की। पुलिस तुमको ये बोल सकती है क्या, अरे यार 6 महीने पहले आए थे, तुम्हारा स्टेटमेंट तो बड़ा अच्छा था, इसके भाई ये बड़ा अच्छा है, आज तुम्हारा स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो। तुम बोलोगे मेरे घर से 15 लाख उसने चुराया है, तो मैं क्या बोलूं उसको, चोर को चोर नहीं बोलूंगा क्या? राज ठाकरे जी ने अगर चोर को चोर बोला है, जो गलत हुआ उसको अगर गलत बोला है, 6 महीने पहले अगर किसी को अच्छा बोला है तो कुछ अच्छाई उसमें दिखी है, लेकिन 6 महीने के बाद में अगर वो कुछ इथिक्स के बाहर बात करता है, अगर वो कुछ गलत बात करता है और राज ठाकरे जी बोलेंगे नहीं, अगर बोले तो आपने बोला कि वो भूमिका बदलते हैं, मेरे ख्याल से फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा तो जो दल बदल तो उसके साथ में भी हो सकता है ना कि भाई मैं पार्टी के विचारों पर नहीं किया। अब आपने राज ठाकरे की बात की, हम ठाकरे परिवार की बात करते हैं। जब तक ठाकरे परिवार राजनीति से लाभार्थी के इससे बाहर थे, तब तक ठाकरे परिवार का एक बहुत बड़ा दबदबा था। जैसे आपने लाभार्थी लिया, आज कोई भी उठ के ठाकरे परिवार को कुछ भी बोल के चल जाता है। तो लाभार्थी जिस दिन राज ठाकरे साहब हो जाएंगे, उनको भी पता चलेगा कि सरकार किस प्रकार से चला रही, उनको सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। यदि आप बोलते बिना एडजस्टमेंट में करते क्या सरकार चल सकती है? नहीं, मैं एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि आज महाराष्ट्र में ऐसे एक आदमी की जरूरत है, महाराष्ट्र के नहीं पूरे इंडिया के राजनीति में ऐसे एक आदमी की जरूरत है जो सही को सही बताए।
ताकि एक तो आदमी तुमको मिलेगा कि मुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। अगर सब पक्ष अगर ऐसा बोलेंगे कि नहीं, राजनीति सत्ता के लिए मैं अगर कोई भी समीकरण में मैं एडजस्ट हो जाता हूं, तो फिर हमारा समाज समाज नहीं नहीं, रहेगा। फिर जब आपकी ये कल्पना राज ठाकरे साहब की है कि भाई मुझे समाज का दिशा निर्देशक बनना है, तो फिर सत्ता में लाभार्थी के लिए क्यों कर रहे हैं? मेरा सबसे पहला प्रश्न था नहीं, सत्ता में कि आएंगे नहीं। देखो, महाराष्ट्र आज में आप मुझे बोलो सत्ता में नहीं महाराष्ट्र आएंगे। मन से योगी की- जी सत्ता में है? मन से की क्या भूमि नहीं नहीं, योगी जी सत्ता में है कि नहीं है? है ना? योगी जी कौन है? संत महात्माओं की तरफ उनका तो वेश ऐसा ही है, सन्यासियों का वेश है उनका। अब मुझे बोलो कि वो सत्ता में क्यों बैठे? उनको लगता है कि मेरे जो विचार है, उनके जो हिंदुत्व के विचार है योगी जी के, वो अगर मैं लाना चाहता हूं तो मुझे सत्ता चाहिए। राज ठाकरे जी को अगर वो चाहते हैं कि अगर मैं इसको सुधारना चाहता हूं, उसके लिए मेरे पास सत्ता चाहिए। मैं भी अगर ऐसा चाहता हूं कि अमरावती अच्छी बने, तो मैं भी चाहूंगा कि मुझे सत्ता चाहिए। तो फिर हमारा जो प्रतिनिधि है पप्पू पाटिल, वो हमारा प्रतिनिधि है, हमारे पक्ष का प्रतिनिधि है। वो भी चाहता है कि मैं अमरावती को सुंदर बनाऊं, मैं अमरावती को अच्छा बनाऊं। तो उसमें इस्टेब्लिश जो लोग हैं, उसके अंदर एक बहुत नया है तो क्या हुआ? राजनीति में बहुत सालों से है। पप्पू पटेल आज का थोड़ी राजनीति में, बहुत सालों से। मनपा की राजनीति साथ में कॉलेज के टाइम से कॉलेज के टाइम से राजनीति में है, उसको तो उतना ही हक है। अब ये सत्ता में इनके पास में ये लाभार्थी भी हो गए, इनके पास में पैसे भी आ गए, सब कुछ हो गए, ये आज पैसे दे सकते हैं। और आज का राजकारण ऐसा हो गया, मुझे समझ में नहीं आता कि थॉट पे इलेक्शन लड़ेंगे या पैसे पे इलेक्शन लड़ेंगे। कोई बोलता है मैंने 15 करोड़ खर्चा किए, कोई बोलता है मैंने 30 करोड़ खर्चा किए, कोई बोलता था मैं 100 करोड़ खर्चा करूंगा। अरे अगर पैसे से लोगों को तुम खरीद सकते हो, तो फिर देश का कोई वैल्यू नहीं रहा। आपको क्या लगता है बिना पैसे के चुनाव लड़ा जाता? बिना पैसे का चुनाव नहीं लड़ा जाता। लेकिन आज हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत मिनिमम कॉस्ट में इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि नहीं पोस्टर चाहिए, हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि नहीं स्पीच के लिए जगह भी चाहिए, उसके लिए पैसे भी देना है। ये सब कुछ पैसे देना है, लेकिन पैसे लोगों को डायरेक्टली देना नहीं है। जो खर्चा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और जो खर्चा होता है वो तो रिकॉर्ड पे है। हाँ, इतना खर्चा मैं करूंगा। लेकिन आप बोलेंगे मैं 15 करोड़ खर्चा करूंगा, 20 करोड़ खर्चा करूंगा, ये किसके पैसे है? जनता के पैसे हैं। और तुम क्या दे रहे हो? 200 रुपए का अनाज, 600 रुपए के अनाज में तुम पैसे से जनता में खर्चा कर ही दिया तो क्या? नहीं, जनता में तुम पैसा खर्चा करो, लेकिन किस काम पे खर्चा करो? थॉट पे खर्चा करो। तुम मेरे ख्याल से कोई ऐसा मॉन्यूमेंट्स बनाओ यहाँ पे, उसके ऊपर खर्चा करो। ऐसा खर्चा करो, कोई योजना बनाओ, उसके ऊपर खर्चा करो। इसके ऊपर खर्चा ना करो कि मैं आज दिवाली है, मैंने आज तुमको अनाज दे दिया 200 रुपए का, 800 रुपए का, और वो खुश हो गया। अरे तुमने खरीद लिया, 800 रुपए में खरीद लिया। और 800 रुपए में जिस देश का आदमी खरीदा जा सकता है, उसको क्या महत्व है? मत कम हो या मत ज्यादा हो, लेकिन जो योजनाएं गलत है, तुम ऐसी योजनाएं ना करो। अब राजनीति में आप हो विजय भैया, और राजनीति में कोई भी जहाँ पे एंट्री हो रही है, आपका साथ रोजगार पैदा करो ना। का सारा मैं क्या बोल रहा हूँ, मतों के आकर्षण पे पूरा सबका मतों का मत है। आप बोलते कि मत चले नहीं, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। इस योजना के ऊपर तुमने करोड़ साहब रुपए खर्चा कर दिए। इस करोड़ साहब रुपीज पे अगर तुम कोई इंडस्ट्री को खर्चा करते ये पैसा, तो उनको रोजगार मिल जाता। 1,500 के ऊपर वो कमाते। आज तुम 1,500 दे रहे, भीख दे रहे, 2.5 करोड़ लोगों को टाइप दे रहे, और बार-बार बता रहे तुम, बार-बार करोड़ लोगों को थोड़ी रोजगार दे सकते थे। नहीं, 2.5 करोड़ लोग लाभार्थी तो लाभार्थी 2.5 करोड़ लोग है क्या? 2.5 करोड़ महिलाएं लाभार्थी होगी। आप मुझे एक बात बताओ, पूरे महाराष्ट्र की जो महिला है वो लाभार्थी है क्या? जिन महिलाओं का रोजगार नहीं है, सपोज जिनको कुछ नहीं मिलता, वो लाभार्थी। लेकिन नहीं, यहाँ तो जिसको नहीं है वो अपनी उम्र की कैटेगरी पूरी करती है, तो पैसा मिला है ना उसको। पैसा मिला है उसको, मैं मानता हूँ ना, पैसा मिला, खुश हो गई वो, 1500 में खुश हो गई। लेकिन वो ये नहीं जानती कि अगर यहाँ पे रोजगार निर्मित हो जाती, तो एक जो आदमी को रोजगार मिलता, तो वो अपना पूरा घर चलाता, 8-10 लोगों का घर चलाता। वो महिला को खुश होने से क्या फायदा है? तुम इंडस्ट्री नहीं बढ़ा रहे, यहाँ की इंडस्ट्री तुम बाहर गुजरात में जा रही है, उसका क्या फायदा है? तो कितने दिन दोगे ऐसा? कितने महीने दोगे ऐसा तुम? ये हो नहीं सकता। मेरे ख्याल से मैं एक अच्छा नागरिक होने के नाते मैं ऐसी योजनाओं को मैं नहीं मानता। पहले चाहे वोट चल जाए अपने, चाहे वोट चल जाए, ये योजना के नहीं मानता।
कुछ लोगों को पैसे मिले, बड़ी अच्छी बात है, उनका भला हुआ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भरा भला करने के बजाय तुम रोजगार निर्मित का काम करो। और तुम देखो, अगर अच्छा ठीक है तुमने दिए, बहुत अच्छा काम किया तुमने, बार बार क्यों बता रहे हो? और सुप्रीम कोर्ट का वोट मांग रहे हैं ना, उसके बाद मैं तो उसके आपको बोल रहा हूं वोट कि मांग वोट रहे हैं। आप बोले मुझे वोट नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला, भाई वोट मांग रहे हैं वो गलत बात है, तुमने किया ना, उनके लिए किया ना, बहन है ना, लाडली बहन है ना, लाडली बहन से क्या इतना वोट मांगोगे तुम? अभी तो 2100 करने की बात कर रहे हो आप। हाँ तो फिर मुझे वोट दो, 600 मुझे रुपए वोट का दो। और इसका 600 मतलब रुपए क्या, का- बिजनेस बना दिया राजकारण? अभी ऐसा क्या क्या आपको नहीं लगता कि राजकारण एक व्यवसाय बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ी इतना बड़ा, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री एक तो व्यवसाय भी हुआ, और दूसरी एक बात बोलता हूँ, व्यवसाय तो अभी हुआ आपने ही हुआ। बोला कोई 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ खर्चा कर रहा बराबर है। है। 100 तो एक इन्वेस्टमेंट है उसका। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक घराना है, 2-3 घराने हैं, इस्टेब्लिश घराने, उस घराने को ही वो अपना लड़का रहा है, उसके उसके बाद में उसका भी लड़का आ जाएगा, जो बेचारा का सामान्य अपने ठाकरे परिवार में भी तो ये हुआ। सामने सामान्य कार्य करता है। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी अमित जी के लिए उन्होंने एक सभा दी, एक सभा। अगर वो चाहते थे, अमित जी के आजू बाजू में कितने लोग ऐसे खड़े हुए हैं, मतलब शर्मा वो ये है, सदा सरवनकर है, बराबर है, वो सावंत है, सब लोग हैं, उन्होंने किसी को नहीं बोला कि आप खड़े मत रहो, कोई उन्होंने सौदा नहीं किया किसी के साथ में कि आप खड़े ना रहो, मेरा बच्चा, उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा लड़ेगा सबके साथ में, उन्होंने लड़ाई में अपना बच्चा उतारा, उन्होंने कोई सौदा नहीं किया। हारे जीते वो उसका हारे जीते वो उसके ऊपर छोड़ दिया, हारेगा या जीतेगा, वो लड़का हर घर में जा रहा है, ग्राउंड की जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, उन्होंने ऐसा अपना बच्चा नहीं लाया। आप क्या कर रहे हो, आप एक खासदार बन गए, 10 साल खासदार रहे, अपने बच्चों को डायरेक्टली तुम राजनीति में ला रहे हो, कोई उसका अनुभव नहीं है, कुछ नहीं है, बराबर है। ये सब कुछ क्या है कि ये जो तुम बिजनेस चला रहे हैं, हम लोग क्या इनके बिजनेस के लिए मदद कर रहे हैं, और आज हम लोग देखते हैं ना, सब ग्राहक है ना, हम ग्राहक है, हम लोग उनके बिजनेस के लिए मदद कर रहे वोट हैं, भी दे रहे, कहीं ना कहीं हमारा ग्राहक करके ट्रीटमेंट हो रहा तो उनके बिजनेस के लिए मदद ना करो। मेरे ख्याल से हम लोग नागरिक है, अच्छे नागरिक है, अच्छे नागरिक के नाते अगर तुमको अच्छा लगता है, कोई सपोज सपोज 2 कंस्ट्रक्शन खड़े हैं और हमको लगता है कि ये आदमी बड़ा अच्छा है, आप उनको मत दो। किसी को लगता है पप्पू पटेल अच्छा है, उसको मत दो। किसी को लगता है इसको ये अच्छा है, उनको मत दो। कोई वो अपना नागरिक का कर्तव्य बजा रहा राज है, ठाकरे ऐसा की मैं महाराष्ट्र के बारे में क्या कल्पना, क्या नया महाराष्ट्र चाहते हैं? महाराष्ट्र नवनिर्माण जैसा आपने लिखा है, क्या नया निर्माण करना चाहते? सबसे मुझे लगता है कि देश में सबसे डेवलप स्टेट अपना महाराष्ट्र है, उसको एक बात और बोलूं, डेवलपमेंट करेंगे। मैं बहुत साल पहले उनके साथ में नासिक गया था। नासिक में मैं बहुत घुमा, नासिक में मैंने बहुत सारे स्केचेस किए, हर चौक पे जाके मैंने स्केचेस किए चित्रकार के नाम। उनको मैंने बताया कि, उन्होंने मुझे बताया कि तू मुझे बता कि ऐसा ऐसा ये तू स्केचेस करके ला। फिर क्या हुआ, उन्होंने वहाँ के इंडस्ट्रियल जो लोग थे, इंडस्ट्री के लोग, उनको बुलाया और उनके माध्यम से उन्होंने नासिक को अच्छा करने की कोशिश की। आपको पता है नासिक के यूरोप में जैसे शहर होते हैं वैसा ही हमारा नासिक है, लेकिन नासिक में उस टाइम में तुम जाके देखते थे ना, बहुत गंदगी फैली हुई थी। राज ठाकरे जी ने उसको नासिक को पूरा चेंज कर दिया, पूरा बदल दिया। क्या ये महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है? आज अमरावती देखो, अमरावती बड़ी अच्छी सिटी है, वैसे देखा जाए तो बड़ी अच्छी सिटी है, लेकिन आज देखेंगे तुम तो तुमको क्या क्यूबिकल्स दिखेंगे, तुमको लगेगा कि बाबा ये यार ये सब घान फैली हुई है, सब कचरा ही कचरा है। क्या इस सिटी को अच्छा नहीं बनाया जा सकता? स्वयं पूर्ण सिटी नहीं बनाई जा सकती है? क्या हमारे शहर में आईटी हब नहीं हो सकता है? हमारे यहाँ पे सब कॉलेजेस है, मेरा खुद का एनिमेशन कॉलेज है, और मेरा खुद का एनिमेशन कॉलेज तो महाराष्ट्र में किसी का भी नहीं है, इतना बड़ा मेरा कॉलेज है, बराबर है। मैं ये जानता हूं कि यहाँ पे हर टाइप के कोर्सेस यहाँ पे है, हर टाइप का एजुकेशन यहाँ पे है, लेकिन एजुकेशन लेने के बाद में हमारे यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है, जो बच्चे हैं, वो बाहर पढ़ने जाते या फिर विदेशों में चले जाते हैं। ये अगर खत्म हो गया, अगर अमरावती में हमने वो जो एजुकेशन है उसी के ऊपर आधारित अगर इंडस्ट्री बन गई, एक आईटी हब बन गया, कौन नहीं चाहेगा? जो ऐसी जो बात है, हर शहर ने अगर बोला कि मैं अपने आप को स्वयं पूर्ण करने की कोशिश करूंगा, तो महाराष्ट्र अच्छा बन जाएगा। महाराष्ट्र अच्छा है, महाराष्ट्र में बाकी प्रांत से महाराष्ट्र अच्छा है, मैं मानता हूं, लेकिन महाराष्ट्र कोई लंदन तो नहीं है, महाराष्ट्र कोई यूरोप तो नहीं है। हम इसको मेट्रो सिटी बनाना चाहिए, इंटरनेशनल मेट्रो सिटी बन सकती है, हमारा महाराष्ट्र भी बन सकता है और यहाँ की सिटीज भी बन सकती है, और लोग
एजुकेटेड है, वो एजुकेटेड लोगों को आप योजनाएं दे रहे हैं ऐसे 1,500 रुपए देने की, उनको रोजगार दो। उन्होंने जो पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, उनको एक उनके लिए इंडस्ट्री बना। मैं चाहता हूं, देखो यहाँ पे नवनीत जी राणा है, कहाँ से आई है? नवनीत जी राणा फिल्म इंडस्ट्री से आई हुई है। क्यों नहीं लगा उनको कि हमारे यहाँ पे इतना अच्छा चिखलदरा मिलेगा, यहाँ पे अच्छी फिल्म इंडस्ट्री हो सकती है, यहाँ के जो फिल्म के लोग हैं, यहाँ पे जो काम करते हैं फिल्म वाले, हाँ, तो उनको लोगों को एक रोजगार मिलेगा। क्यों नहीं लगा उनको? ऐसा लगना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए। उनके पास पैसे भी, इंडस्ट्री तो डेवलप कर ही सकते हैं, कर सकते हैं। 10-15 करोड़ की फिल्म यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। विदर्भ एक हमारा देश था, विदर्भ देश बोलते थे। आज विदर्भ की हालत क्या हुई? हम महाराष्ट्र के ऊपर डिपेंड हो गए कि नहीं? लेकिन ये विदर्भ के जो बड़े बड़े लोग जो है, जिनको हम बड़ी बड़ी हस्तियां समझते हैं, उन लोगों ने क्यों नहीं कोशिश की? उनके पास में पैसे है, लेकिन वो पैसे कहां पे लगाते हैं? जमीन खरीदने के लिए पैसे लगाए, अपने संस्थाएं बनाए, उसका फायदा लोगों को क्या हुआ? हम चाहते हैं कि लोगों को फायदा मिले उसका करके हमने एक हमारा एक सामान्य सैनिक, सामान्य कार्यकर्ता को राष्ट्र साहब ने टिकट दी है, और हम जानते हैं कि वो कुछ कर सकता है। नया खून है, जैसा कि आपको ये सब करना है पूरा इसके लिए निश्चित रूप से सबसे पहले आपने बताया कि यदि कोई काम करना है तो उसके लिए पावर लगता है, सत्ता में जाना पड़ता है। अब आपकी सीटें इतनी खड़ी नहीं कि आपकी सत्ता आ जाए। आपको भी मुझे आप यहाँ करेंगे कि मुझे 145 सीटें हैं तो ना कोई मानेगा, मैं मानूंगा। तो अब जब भी सत्ता आएगी, जिसकी भी आएगी, आपको सब करना है तो सत्ता के साथ में जाना है। सत्ता के साथ में जाने के बाद में सत्ता के साथ तो समझौते करने पड़े। ऐसे समय आप क्या करेंगे? आप कैसे सत्ता में जाएंगे? आपके आइडियोलॉजी लेके आप सत्ता में जाएंगे तो जो काम कर रहा है उनका भी काम नहीं होगा। आपको काम नहीं करने, उस आइडियोलॉजी के साथ में पहले से सत्ता आएंगे, जाना तो उसके साथ में। नहीं, आइडियोलॉजी कुछ है नहीं, आइडियोलॉजी के साथ में काम कर रहे हैं हम लोग पहले से भी। देखो, कोरोना काल में जब कुछ शुरू नहीं था ना, तब राज ठाकरे जी हर बार उन्होंने स्टेटमेंट किए, उसके स्टेटमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने चेंजेस किए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर सत्ता में जाऊंगा, अगर हमारा पक्ष सत्ता में जाएगा, समझौते एक अलग बात है, लेकिन अपना जो इथिक्स है वो कायम रखे। अगर मैंने समझौता किया तो अलग बात है। सत्ता में जाने के बाद में आपके इथिक्स कमजोर हो जाता है, ऐसा लगता नहीं कि आपको? हमने ठाकरे परिवार को अभी देखा 3 साल में। ठाकरे परिवार, आप जो बड़ा साहब ठाकरे का परिवार है, ठीक है, राज ठाकरे जब वो अलग होगा उसके बाद में भी मातोश्री का एक अपना प्रभाव था। सत्ता में आने के बाद में सारे समझौते करने पड़े, प्रभाव खत्म हो गया। क्या लगता नहीं कि राज ठाकरे के साथ भी ऐसे हो जाएगा सत्ता में आए तो? नहीं, मुझे राज ठाकरे जी के बारे में लगता नहीं है। मुझे वो उद्धव ठाकरे जी के बारे में लगता था, क्योंकि उन्होंने जो राजनीति की, उनको मिला ये। उन्होंने राज ठाकरे जैसी घूमे नहीं है कभी, स्ट्रगल नहीं किया, उनको डायरेक्टली मिला। उनका नाम भी राज ठाकरे जी ने सजेस्ट किया था। उनको जो मिला है डायरेक्टली मिला करके, उनको उस इथिक्स के बारे में कदर नहीं है। लेकिन राज ठाकरे जी को उस इथिक्स के बारे में बिल्कुल कदर है कि बाबा, अगर मैं सत्ता में जाऊंगा भी तो मैं मेरे इथिक्स कायम रख के जाऊंगा। इथिक्स मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है सत्ता के लिए समझौता करना नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। चाणक्य नीति भी यही कहती है कि बाबा, सत्ता पाने के लिए कुछ भी ना करो, लेकिन सत्ता पाने के लिए जो करना है वो करो। अमरावती के लिए क्या योजनाएं हैं पप्पू पाटिल के द्वारा? आपके यदि चुन के आता है तो अमरावती किस नजर से आप देखते हैं? सबसे पहले अमरावती में जितने भी एजुकेशन हब है, हमारा अमरावती एजुकेशन हब पुणे के बाद में अमरावती हार्ट पुणे बोलते हैं इस शहर को। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री खड़ा करने की कोशिश करेंगे, आईटी हब बिल्कुल बनाएंगे। सबसे पहले रोजगार देने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों को, ताकि अपने बलबूते पे खड़े हो, आपको बाहर जाने का काम नहीं पड़े। और एक बात हमको क्या लगता है पता है? मेरा लड़का अगर पुणे में पढ़ता है ना, तो मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ, तुम्हारा लड़का कहाँ पे? पुणे में है। तुम्हारी लड़की कहाँ पे? पुणे में है। क्यों बोलते हो ऐसा? लोगों ने बोलना चाहिए मेरा लड़का कहाँ पे? अमरावती में जा रहा है। आंध्रा के लोग पहले यहाँ पे सीखने के लिए आते थे, आज हैदराबाद चेंज हो गया पूरा। आंध्रा के लोग अभी यहाँ पे आते नहीं है, लेकिन जब मैं बच्चा था, हाँ, तो एग्रीकल्चर कॉलेजेस में महाराष्ट्र आंध्रा के लोग आते थे, आज नहीं आते वो, आज हम वहां पे जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अमरावती सच्ची में इंद्र की नगरी हो।
इंद्र की नगरी है ही नहीं, अमरावती बोलते थे इसको। इंद्र की नगरी तो आंध्रा में है, अमरावती करके, वो बात अलग है। लेकिन अगर नाम से भी जाना जाए तो इंद्र नगरी होनी चाहिए। तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए सबसे पहले, वो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहला हमारा हमारा यही मकसद होगा कि हम स्वयं पूर्ण फिर बने एक चीज अमरावती में को। दूसरी उसमें बात मुझे क्या है? हमेशा एक चीज में थोड़ा सा पूछे यार, हमेशा कंफ्यूजन रहता है एक चीज में, रोजगार की बात करते हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री यहाँ पे आती है कोई भी हो, चाहे वो इंडिया बुल्स की हो, बडनेरा का वैगन कारखाना हो, रेमंड्स की हो, इनके जब एम्प्लॉयमेंट होते है इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं रहती कि अमरावती के रखना चाहिए। वो ये होना आपको चाहिए ना। नहीं होती ना, अब तो इंडस्ट्री लाके आप तो बाहर के सारे नहीं बाहर नहीं, के रोजगार, यही तो मैं ठीक बोल है रहा हूँ वो ना। आने के बाद में दूसरा रोजगार बढ़ना चाहिए। नहीं, यही तो मैं बात बोल रहा हूँ ना हाँ कि ये होनी चाहिए। ये काम किसका है? ये काम है राजनेता का। राज ठाकरे जी ने सवाल उठाया था, रेलवे में नौकरियां नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र में मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, ये ऐसा किया। फिर एड मराठी में आने लग गई, लोगों को रोजगार मिलने लग गया। तो अमरावती की जो स्थानिक जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिले, उसका कंपल्सन इसके लिए करना चाहिए कुछ। कंपल्सन करना चाहिए। तो वो कंपल्सन क्योंकि करेंगे। यहाँ की जमीन दे रहे हैं, पानी दे रहे दूसरी हैं, बात यह है कि सब यहाँ दे रहे पे हैं। मैं देखता हूँ लड़के लड़कियां आजकल, पता नहीं मुझे, नशे में रहते हैं, सिगरेट पीते हैं। पहले ये तो नहीं था, बराबर है। तो ये जो हमारी जो तरुण जो पीढ़ी है उसको हमने बर्बाद नहीं करना ये चाहिए। अमरावती नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में पूरे प्रॉब्लम देश में है, पूरे लेकिन देश में है, हाँ, ये देश तो, व्यापी है। आप तो हमारे शहर में भी है ये बात। तो हमारा कर्तव्य है कि उनको कैसे परावृत्त किया जाए उस बात से। अब वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे दूसरा इंडस्ट्री नहीं है। मेरे गांव में अगर सिर्फ देशी दारू का दुकान है तो मैं देशी दारू पीऊंगा। अगर दूसरा कोई चांसेस है, दूसरे कोई सोर्सेस है, तो मैं वो बात करूंगा। हमारे यहाँ पे सोर्सेस पैदा करना चाहिए सबसे पहली बात। वो सोर्सेस अगर पैदा किए तो फिर हमारी अमरावती स्वयं पूर्ण हो जाएगी, ऐसा मुझे। दूसरी बात कि हम जो बाहर जाते हैं, फिर इंटेलेक्चुअल क्लास बाहर, हमको बाहर भेजने के लिए, अगर मैं मेरे बच्चे को पुणे भेजना चाहता हूं और मेरा पगार है 50,000 रुपए, तो मैं क्या करता हूँ? भ्रष्टाचार करता हूँ। क्योंकि मेरे बच्चों को पैसा, वो भ्रष्टाचार किसके लिए करते हैं? यहाँ पे जो खेती वाले जो लोग है ना, उनके लिए जो योजनाएं है ना, उनको हम हरेसमेंट करते हैं। उनका पैसा हम भ्रष्टाचार के माध्यम से हम खुद हड़प कर लेते हैं, फिर अपने बच्चों को भेजते हैं। मतलब बच्चा तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो गई गई, भ्रष्टाचार के पैसे से भ्रष्टाचार के पैसे से बच्चा बड़ा बड़ा हुआ। हम पुणे मुंबई में चले गए, हमारा बच्चा मुंबई पुणे में है, और वो खेती वाला बेचारा मर गया। जब वो आत्महत्या करते हैं तब बोलते हैं कि हमारे पे आत्महत्या करते हैं। एक कारण ये भी है, तुमने उसको अकेला डाल दिया, तुमने उसको समझा ही नहीं, उसकी योजनाएं तुमने हड़प कर ली। ये भी कम होना चाहिए, मतलब भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। हम जब आएंगे तब ये बात बिल्कुल करेंगे कि ये जो भ्रष्टाचार है वो कम करने की कोशिश करेंगे, रोजगार पैदा करने की कोशिश करेंगे। जितने भी गुमराह हुए तरुण हैं उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, ना कि ये करेंगे कि नहीं बाबा हम हमारी संस्थाएं बड़ी बड़ी हो गई, हमारे पास पैसे आ गए, हम इलेक्शन के लिए 20 करोड़ 30 करोड़ खर्चा कर सकते हैं। उसका कोई मायने रखता, वो कोई मायने रखते नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा राजकारणी है करके। अगर अच्छा राजकारणी वही है जो 80% समाजकारण करता है, वही राजकारणी। हम राजकारण में क्यों आते हैं? समाजकारण करने के लिए राजकारण में आते हैं ना। लेकिन बाद में राजकारण हो जाता है, समाजकारण देखो मैं तो एक बात बोलता हूँ चंदू भैया, कि मेरे जैसा ये बोलते हैं ना 50 करोड़ मैंने खर्चा कर दी, उस 50 करोड़ से तुम एक इंडस्ट्री बनाओ, तुम्हारा नाम 500 साल रहेगा। क्या बनने की जरूरत है? ये अपना आमदार खासदार बनने की क्या जरूरत है? 50 करोड़ में एक ऐसी इंडस्ट्री बनाओ कि तुम्हारे यहाँ पे 200 लोग काम करे, वो तुम्हारा नाम जन्म जन्म तक लेंगे, तुम्हारा पुतला खड़ा रहेगा। आज तो 5 साल के बाद में जाएंगे, आप मुझे नाम बता देना किसी का, 5 साल के बाद में जाने के बाद में आप उसको नमस्कार भी नहीं करते, ऐसी हालत है। लेकिन मेरी एक संस्था है, मैं कितने सालों से यहाँ पे हूँ, लोग नमस्कार करते हैं ना, लोग जानते हैं ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मेहनत के पैसे से छोटा सा इंडस्ट्री खड़ा किया। अपने लड़के एनिमेशन के लिए बाहर जाते हो, आज अमरावती में एनिमेशन करते हैं, बस इतना ही किया मैंने। मैं अगर कर सकता हूं, छोटा सा आदमी, तो इतने बड़े बड़े यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े राजकारणी, उनको नहीं लगता, उनको सोच बदलने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। ये थे विजय राउत जो अभी मनसे की, महाराष्ट्र की और राज ठाकरे की बात कर रहे थे कि किस प्रकार की कल्पना आने वाले समय में यदि राज ठाकरे की सरकार, राज सरकार यदि आती है
आती तो है ना, निश्चित रूप से किसी के साथ में इनको बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अकेले की सरकार नहीं आ सकती, उसके विचारों से भी समझौता कितना करेंगे तो वक्त बताएगा। लेकिन आज बड़ी उम्मीद से यहाँ पर महाराष्ट्र में मनसे ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, शायद हो सकता एंट्री हो, लेकिन आगे जाके कहीं यदि विचारों को चालना मिलती है, रफ्तार मिलती है, तो निश्चित रूप से विचारों के प्रति लोग आकर्षित होंगे। आपने स्टूडियो में आया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पूरी नमस्कार, नमस्कार। पूर्ण जानकारी दी, राज साहब के बारे में बहुत कुछ बताया।